बुलेटिन का आगाज बेहद अहम खबर के साथ करेंगे। मुल्क की कई रियासतों में शदीद बारिश और सैलाब आफत बनकर टूट रही है। अब तक 4 रियासतों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में अब तक 300 से ज्यादा लोग सैलाब के सबब अपनी जान गंवा चुके हैं। मुल्क की कई रियासतों में शदीद बारिश और सैलाब आफत बनकर टूट रहे हैं। शदीद बारिश और सैलाब से अब तक कई 100 लोगों की जान जा चुकी है। अगर 4 रियासतों केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात की बात की जाए तो इन रियासतों में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश और सैलाब की वजह से सबसे ज्यादा लोगों की जान केरल में गई है। यहाँ अब तक 108 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गुजरात में भी हालात सुधरने में अभी वक्त लगेगा। इस रियासत में अब तक सैलाब से 88 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर कर्नाटक की बात करें तो वहाँ अब तक 62 लोगों की जान जा चुकी है और महाराष्ट्र में 43 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में सैलाब ने तकरीबन 1,50,000 हेक्टेयर की खेती को पानी में बहा दिया। 750 से ज्यादा गांव मुतासिर हुए हैं। लाखों की खेती का नुकसान होने का असर अब शहरों में दिखने लगा है। नासिक, पुणे, सांगली से मुंबई आने वाली सब्जियां खेतों में ही बर्बाद हो गई हैं। आने वाले 1 महीने तक मुंबई के लोगों को महंगी सब्जियां खरीदनी पड़ सकती हैं। हालांकि सैलाब मुतासिर रियासतों में सैलाब से अब राहत देखी जा रही है। करीब सभी मुतासिर इलाकों में सैलाब का पानी उतरने लगा है। केरल की बात करें तो वहां सैलाब से अब तक 108 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि पानी तो कम होने लगा है, लेकिन मुसीबत अभी भी कम नहीं हुई है, क्योंकि पानी के उतरने के बाद इंतजामिया के सामने एक बड़ी परेशानी बीमारियों से रोकथाम करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं कर्नाटक के रायचूर में एक एम्बुलेंस को सैलाब में रास्ता दिखाने वाले 12 साल के बच्चे को डिप्टी कमिश्नर ने एजाज से नवाजा है। एक एम्बुलेंस 6 बीमार बच्चों और एक खातून को लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक पुल आ गया। सफर मुश्किल था, लेकिन 12 साल के बच्चे वेंकटेश ने पानी में खुद पैदल आगे चलकर एम्बुलेंस को रास्ता दिखाया। कर्नाटक के रायचूर में सैलाब में फंसी एम्बुलेंस को रास्ता दिखाने वाला 12 साल का वेंकटेश मुल्क का हीरो बन गया है। इस बहादुरी के लिए जिला कलेक्टर ने उसे एजाज से नवाजा। रायचूर जिले के हीरे रायन कुंपी गांव के रहने वाले वेंकटेश ने एम्बुलेंस को उस वक्त रास्ता दिखाया जब यहां बना पुल पानी में पूरी तरह डूब चुका था। एम्बुलेंस के ड्राइवर को पुल के मौजूदा हालात और पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था। एम्बुलेंस में मौजूद मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल भी पहुंचाना था। ऐसे में ड्राइवर ने वहीं पर खेल रहे 12 साल के वेंकटेश से मदद का मुतालबा किया। वेंकटेश ने रास्ता बताने के बजाय ये तय किया कि वो मेन सड़क तक आगे आगे चलकर एम्बुलेंस को गाइड करेगा। इस वाकये को यहाँ मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में दिख रहा है कि वेंकटेश किस तरह इतने पानी में एम्बुलेंस के आगे आगे चल रहा है। आखिर में उसकी मदद से एम्बुलेंस ने पूरा रास्ता पार कर लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोग वेंकटेश की खूब तारीफ कर रहे हैं। वाकई वेंकटेश ने वो काम कर दिखाया है जो सबके लिए मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बाढ़ और सैलाब से आ रहे तमाम हालात पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जयपाल शर्मा। फोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे, उन्हीं का रुख करेंगे। हाँ जयपाल, मुल्क की करीब 5 रियासतें इन दिनों बाढ़ और सैलाब से जूझ रही हैं। कर्नाटक उनमें से एक है। फिलहाल कर्नाटक में क्या सूरत हाल है? क्या बाढ़ का पानी उतरने लगा है अभी यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल जो है दक्षिण के जो है कर्नाटक और केरल 2 राज्य इस वक्त बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से स्थिति जो है लगातार थोड़ी बेहतर होती जा रही है। आसमान से पानी में कमी आई है, जिसके चलते जो है अब पानी धीरे धीरे जो है उतरने लगा है। लेकिन इस पानी उतरने से थोड़ी लोगों ने राहत जरूर दी है, लेकिन इनकी मुसीबतें अभी आगे जारी रहेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो घरों के अंदर में पानी घुस जाने के बाद
तो घर पूरा जो है एक तरह से कहा जाए कि कीचड़ में तब्दील हो जाता है। एक और दूसरा उसके बाद जो महामारियों की का एक प्रकोप जो एक डर बना रहता है वो, हालांकि इन सारी चीजों को लेकर के दोनों ही राज्यों में जो जगह जगह पर जो डॉक्टर्स की टीम लगभग हर रिलीफ कैंप के अंदर में पहुंचा दी गई है ताकि इस तरह के किसी भी खतरे से निपटा जा सके। और जिनको भी किसी भी तरह का बुखार या किसी भी तरह की खांसी या सर्दी की शिकायत हो रही है उसको बाकायदा डील किया जा रहा है। लेकिन अभी जो है थोड़ा वक्त लगेगा। इस बीच जो है कल तक के हमारे पास जो आंकड़े हैं इसके मुताबिक कर्नाटका में लगभग 62 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि केरल में यह आंकड़ा 108 के आसपास पहुंच गया है। थोड़ा सी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि हालात सुधरने में लगभग हफ्ते से 10 दिन का वक्त लगेगा। इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस समय में दिल्ली में है और वो उनके साथ खास दो मसले हैं। पहला एक जो कि राज्य बाढ़ से ग्रस्त है, ऐसे में केंद्र से उनकी मदद की भी जरूरत है और इसके लिए तीसरा वो अपने कैबिनेट एक्सटेंशन देने के लिए इस वक्त दिल्ली में है। तो जरूर यहाँ पर राहत जब वो लेकर के आएंगे उसके बाद यहाँ पर और सारे काम किए जाने हैं। जी, बाढ़ की वजह से, सैलाब की वजह से जयपाल जो लोग इन दिनों घर से बेघर हो चुके हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कौन से कदम इंतजामिया ने उठाए हैं? फिलहाल ये लोग किस तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, आपसे तफसील से जानना चाहते हैं जयपाल। जी देखिए, जो जब ये सैलाब आता है उस वक्त में जो लोगों के घर की हालत में जिस किसी भी हालत में होते हैं उसी हालत में उन्हें निकलना पड़ता है। लगभग ऐसी ही स्थिति जो है वो कर्नाटक के अंदर में भी है, क्योंकि जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि पिछले 45 सालों में इतनी भीषण बाढ़ पहले कर्नाटक में कभी नहीं देखी थी। खास करके बेलगावी, भागलकोट, हुगली, झारवाड़ ये सारे इलाके हैं जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। दक्षिण कन्नड़ा के इलाकों में भी कई ऐसी जगह हैं जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा मुसीबत ये है कि घर के अंदर में जो सामान थे उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारे कच्चे मकान थे वो गिर गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा ये लगातार आश्वासन दिया गया है कि वो इन सारी चीजों का ख्याल रखेंगे और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो किसानों का हुआ है, क्योंकि उनकी फसल पर इसका असर पड़ा है और इस तरह से वो उनके हाथ बिल्कुल खाली हो गए हैं। ऐसे में हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से लगातार आश्वासन दिए गए हैं कि वो उनके किसी भी हालत में उनकी हालत पर वो नजर रखे हुए हैं और वक्त आने के साथ ही वो इन सारी चीजों की भरपाई करेंगे ताकि कोई भी आदमी यह ना समझ पाए कि उनको जो कुछ खो दिया था वो फिर दोबारा नहीं हासिल कर पाए या उनके लिए संघर्ष के दिन आगे बढ़ जाए। इसमें ये हालांकि फिलहाल आश्वासन है, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे ही पानी उतरेगा उसके बाद सही आकलन हो पाएगा कि घर पर ये कितना है और सरकार को उनके लिए कितना कुछ किया जाना जरूरी है। जयपाल, अक्सर बाढ़ के बाद बाढ़ से मुतासिर इलाकों में महामारियां फैल जाती हैं, लोग बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं और ये एक बड़ा चैलेंज होता है सरकारों के सामने, इंतजामिया के सामने। जयपाल, तो कर्नाटक में इंतजामिया ने इस हवाले से क्या एहतियाती कदम उठाए हैं, कौन सी तैयारियां की हैं इस सिचुएशन से बचने के लिए? जी देखिए, लगभग पूरे जो जिन इलाकों में बाढ़ आई है इसके अंदर में लगभग जो है 1200 से 1300 रिलीफ कैंप इस वक्त में है और इस प्रत्येक रिलीफ कैंप में सरकार की कोशिश की गई है कि कम से कम जो है ये डॉक्टर्स की टीम बैठाई जाए और इसके साथ ऐसे जो दवाइयाँ हैं जो बहुत ही जरूरी दवाइयाँ हैं जो खास करके इस समय पर जैसे वायरल फीवर का होना, क्या दस्त, इस तरह की चीज़ों के लिए और वो उन दवाइयों को लेकर के डॉक्टर्स की टीम को बाकायदा नर्स के साथ यहाँ पर बैठाया गया है ताकि ऐसी कोई भी जब समस्या उत्पन्न हो तो उसका तुरंत नोटिस किया जा सके और इलाज किया जा सके। ऐसे केसेस को डॉक्टर्स वहाँ पर देख रहे हैं। थोड़ा सा भी गंभीर मामला नजर आने पर उसे तुरंत अस्पताल रेफर किया जाता है। सरकार की कोशिश जरूर है कि इस समय में इस तरह की कोई महामारी न फैले और इसके लिए सबसे ज्यादा जो इंतजाम किए जाने की जरूरत है कि जब पानी उतरे उसके तुरंत बाद उसकी सफाई होना और किसी भी तरह से जो पानी जो सूखने नीचे करने का पड़ता है वो स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि ऐसे में महामारी फैलने का बहुत ज्यादा भय रहता है। हालांकि सरकार की तरफ से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें बाकायदा मुस्तैद की गई हैं ताकि समय इस तरह की कोई आपदा न आ पाए। लेकिन फिर भी हमें देखना हो कि जैसे जैसे समय गुजरता है और ये चीजें किस तरह से कारगर होती हैं, क्योंकि फिलहाल पानी उतरना शुरू हुआ है, इसके बाद के जो रिजल्ट आएंगे इसके ऊपर जरूर नजर रखनी पड़ेगी। जी जयपाल, कुल मिलाकर मामूल पर आने में यहाँ जिंदगी को कितना वक्त लगेगा भी?
जी देखिए, ये फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से अगर मैं कहूँ तो बारिश बहुत तेज नहीं हुई है। बारिश जो है कमर देश जो है वो हो रही है, हालांकि पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। तो इस बात के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या आसमान से बारिश होना बंद हो जाती है। अगर बारिश होना बंद हो जाती है तो इस बात को नोट किया गया है कि जो डैम के अंदर में महाराष्ट्र की तरफ से पानी आ रहा था, उसका इनफ्लो भी कम हो गया है, और उसके साथ जो आउटफ्लो जो कर्नाटक की तरफ से किया जा रहा है, इसमें भी थोड़ी कमी आई है। यानी कि धीरे धीरे वो एक साधारण स्तर पर सीजन लौट रही है। तो निश्चित रूप से अगर पानी ऊपर से नहीं आता है तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 10 से 15 दिनों के बाद गांव से पानी जरूर निकल जाएगा। हालांकि जो जख्म उनको मिले हैं उनको भरते हुए मेरे को लगता है कि थोड़ा और वक्त हमें उन्हें देना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों का नुकसान हुआ है, बहुत सारे जान माल का नुकसान हुआ है, घरों की सामान का नुकसान हुआ है, मकान का नुकसान हुआ है। इन सभी चीजों की भरपाई करने में अभी वक्त लगेगा। जयपाल, एक और सवाल का जवाब आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, क्या हर साल बारिश में इस तरह के हालात पैदा होते हैं रियासत में? जी देखिए, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो अभी से 2 महीने पहले की स्थिति ये थी कि कर्नाटक के 178 तालुक में से लगभग 156 तालुक जो है सूखे से ग्रस्त थे। इस वक्त में कर्नाटक का पानी किले तरस रहा था, लेकिन अचानक इस तरह से बारिश हुई और इस तरह से तालाब आ गया। हालांकि इससे पहले 2010 में एक बार जरूर बाढ़ आई थी, लेकिन वो जी शुक्रिया जयपाल, आप तमाम सूरत हाल पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे फिर से अपडेट्स लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। उड़ीसा के बालासोर जिले में एक्साइज डिपार्टमेंट ने 1000 लीटर गैर कानूनी देसी शराब जब्त की है। रायबनिया पुलिस थाना इलाके में शराब के इस खेप को एक वैन में छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने वैन में मौजूद 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस इन लोगों से पूछताछ करे कि लोग इस गैर कानूनी शराब को कहां से ला रहे थे और कहां लेकर जा रहे थे। 15 अगस्त को लाल किले से मुल्क के नाम खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आबादी विस्फोट की तरफ इशारा किया और कहा कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसका वक्त रहते हल निकालना जरूरी है। हालांकि AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी पीएम की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। ओवैसी ने कहा है कि सरकार को पता ही नहीं है कि बढ़ती आबादी का फायदा कैसे उठाया जाए। ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान की ज्यादातर आबादी अभी यूथ है, लेकिन इसका फायदा 2040 तक ही मिलने वाला है। हुकूमत नौजवानों की आबादी का फायदा उठाने की बजाय ऐसे आइडिया लेकर आ रही है जिससे वो अपनी जिम्मेदारी से बच सके। ओवैसी ने वजीर आजम मोदी के बयान को जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाला बताते हुए ट्वीट किया। इस वक्त हिंदुस्तान की ज्यादातर आबादी यूथ है। इस आबादी के पास अभी पैदावार की सलाहियत है, लेकिन ये फायदा 2040 तक ही मिलने वाला है। पीएम दफ्तर को पता ही नहीं है कि इस फायदे का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसलिए वो राज करने के ऐसे ख्याल के साथ सामने आ रहे हैं जो खारिज किया जा चुका है और दूसरों की जिंदगी में दखल देता है। इन ख्यालात के साथ वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान सैयद यासिर जिलानी ने पीएम के कल दिए गए आबादी वाले बयान का इस्तकबाल किया। उनका क्या कहना है इस पर, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, इस तरह के बयान उन्होंने सिर्फ अपने भाषण में एक बात को रखा है, तो इसका मुझे लगता है स्वागत करना चाहिए, क्योंकि आज जो हिंदुस्तान में हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जनसंख्या का विस्फोट है। जनसंख्या जिस कदर से बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कुपोषण सबसे ज़्यादा है, हमारे यहाँ भुखमरी सबसे ज़्यादा है। क्या कारण है? कारण जनसंख्या है। तो उन्होंने एक पढ़े लिखे तबके को ये एड्रेस करते हुए ख़ास करके मेंशन किया है कि ये भी एक राष्ट्रभक्ति होगी। अगर आप अपनी जनसंख्या को कम करते हैं, 2 बच्चे अगर आपके होते हैं, तो आपका अपना भी सिस्टम बहुत शानदार तरीके से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छी तरीके से उसकी परवरिश करेंगे। तो इस कदम का वज़ीर आज़म का स्वागत होना चाहिए। और आपको बता दें कि इस्लाम फॉर पीस के नाम से हैदराबाद में एक प्रोग्राम होने वाला है जिसमें हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर बातचीत होगी। ALIF यानी अल लिसान इस्लामिक फाउंडेशन की जानिब से ये अवामी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद है कि हिंदुस्तान में अमन कायम किया जाए, मुल्क के हालात पर मुसलमानों का रद्द अमल कैसा होना चाहिए और कानून के अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, साथ ही मुल्क में अमन के लिए ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। इन्हीं सब मौज़ूआत पर प्रोग्राम में तफसीलात से बताया जाएगा। इस
फाउंडेशन के ज़ेरे निगरानी में हम लोग इंशाल्लाह एक बड़ा प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं गांधी भवन में, जो हमारा अगला जो संडे आ रहा है 18 अगस्त 2019 को संडे शाम 7:30 बजे से 10:30 या 11 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। 2 इस्लामिक लेक्चर्स रहेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह। और सबसे पहले जो खिताब करेंगे वो है शेख इस्लाम मदनी हफीजुल्लाह। उनका उन्वान रहेगा कुछ वक्त तो निकालो अल्लाह को जानने के लिए। दूसरा मेरा खिताब रहेगा बाउन्वान हिंदुस्तान में अमन के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। ये प्रोग्राम बड़ा अहम प्रोग्राम है इस नए से कि आज लोग सब के सब दुनियादार होते चले जा रहे हैं, इसलिए मौजू हमारे दावा इस्लामिक सेंटर की तरफ से इंतखाब किया गया है कि कुछ वक्त निकालो अल्लाह की पहचान के लिए, अल्लाह को जानने के लिए। ये बड़ा अहम मौजू है क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसी की तशरीह इंशाअल्लाह गांधी भवन नामपल्ली में 18 अगस्त 7:30 बजे से शुरू होकर के 10:30 पौने 11 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। हमारी गुजारिश तमाम हैदराबाद वालों से है और तमाम लोगों से, मसाजिद या मदारिस के जो जिम्मेदार हैं उन तमाम लोगों से कि आप इस प्रोग्राम में शिरकत करें और उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें और आपको जज़ाए खैर से नवाजे। बढ़ेंगे खबरों में आगे। बेंगलुरु में राजा की जूस की दुकान देखने में तो छोटी सी है, लेकिन इसे चलाने का जो आइडिया उन्होंने अपनाया है वो काबिले तारीफ है। इस छोटी सी दुकान से वो बहुत बड़ा पैगाम पहुंचा रहे हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं राजा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। बेंगलुरु शहर में ईंट राजा की जूस की दुकान देखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन वो पैगाम बहुत बड़ा देती है। इस दुकान पर आने वाला हर ग्राहक जब जूस का लुत्फ उठाकर जाता है तो वो बहुत कुछ सीख कर भी जाता है, क्योंकि उनकी दुकान वेस्ट फ्री या यूं कहीं कि जीरो वेस्ट यानी कचरे से पूरी तरह से आजाद दुकान है। इस जूस की दुकान से निकलने वाले कचरे को कुछ यूं मैनेज किया जाता है कि बाहर फेंकने लायक कुछ भी नहीं रहता। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर यहाँ पूरी तरह पाबंदी है। आप यकीन नहीं मानोगे, एक्चुअली ये मेरे डैड की दुकान है जो पिछले 40-50 साल से चला रहे हैं। उनके डेथ के बाद हम लोगों ने शुरू किया और मैंने ये टोटल बैन लगा दिया। इनिशियली जो लोग आते थे उनको बहुत गुस्सा आने लगा क्योंकि मैं पार्सल नहीं देता था और मैं बहुत स्ट्रिक्ट था कि मैं टिश्यू पेपर नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ग्लास में सर्व करूंगा ऐसे। तो इनिशियली थोड़ा रेस्पॉन्स अलग था क्योंकि इमीडिएटली चेंज करना तो बहुत मुश्किल रहता है किसी भी बिजनेस के लिए। 1 साल मैंने ऐसे ही चला दिया, लेकिन आई वॉज वेरी फोकस्ड दैट मैं ऐसा ही करूंगा एंड आई विल नॉट गो बैक एंड गिव देम प्लास्टिक स्ट्रॉज और डिस्पोजेबल्स एवरीथिंग। बेंगलुरु शहर में मशहूर हो चुके इस जूस कॉर्नर के मालिक राजा के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें खासी मेहनत करनी पड़ी। इस जूस कॉर्नर को संभालने से पहले राजा 12 साल तक एक रेडियो जॉकी के तौर पर काम कर चुके थे। रेडियो जॉकी के नाते वो वेस्ट फ्री और स्वच्छ भारत की अहमियत को समझते थे। ऐसे में जब उनके वालिद की मौत के बाद उन्होंने तय किया कि वो अपने वालिद की 40 साल पुरानी दुकान को ही चलाएंगे, तो उन्होंने फैसला किया कि उनका जूस कॉर्नर दूसरे जूस कॉर्नर की तरह ना तो कचरा फैलाएगा और ना ही प्लास्टिक का इस्तेमाल करेगा, बल्कि उनकी कोशिश अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए से लोगों को बेदार करना भी होगा। आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मैंने बोला अभी 1 हफ्ते पहले मैंने मॉम से बात की। हम लोगों ने सोचा कि इसको दुकान को बंद कर देते क्योंकि उतना बिजनेस हो नहीं रहा था। पता नहीं अचानक क्या हुआ, ये जो हम लोग ये प्रेजेंटेशन जो नया तरीके का प्रेजेंटेशन जो है, जो फ्रूट शेल्स में हम लोग सर्व करते हैं ना, जब से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है एकदम उसका वीडियो वायरल होता गया है। बाप रे, आप यकीन नहीं मानोगे, पता नहीं कहां से, मलेशिया से, श्रीलंका से, दुबई से, अमेरिका से, हर जगह से बिजनेस के प्रपोजल्स आ रहे हैं, लोग वाहवाही दे रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये कचरा कैसे मैनेज होता है। जूस की दुकान से निकलने वाले कचरे को रोकने के लिए राजा ने सबसे पहले प्लास्टिक के इस्तेमाल को बिल्कुल बंद कर दिया। प्लास्टिक के पॉलिथीन, कप या ग्लास के लिए उनके कॉर्नर में कोई जगह नहीं है। इनकी जगह ज्यादातर फलों के खोपों का ही इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जहां इनका इस्तेमाल मुमकिन नहीं वहां शीशे के ग्लास इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जूस अगर आप पार्सल करके घर ले जाना चाहते हैं
तो आपको अपने घर से बोतल लानी होगी, क्योंकि पार्सल के लिए अमूमन इस्तेमाल आने वाली पॉलिथीन या एयरटाइट प्लास्टिक ग्लास यहाँ नहीं है। जूस पीने के लिए जो भी ग्राहक स्ट्रॉ की मांग करते हैं, उनके लिए राजा खास तौर पर स्टील की या फिर पतले पतले बांस की बनी स्ट्रॉ देते हैं। जिनको ये पसंद नहीं, उनके लिए राजा ने सूखे पत्तों से बनी स्ट्रॉ बना रखी है। हालांकि इतना सब कुछ करने के बावजूद थोड़ा प्लास्टिक उनकी दुकान में दूध के पैकेट और जूस में इस्तेमाल किए जाने वाले फ्लेवर की बोतल के तौर पर आ जाता है। राजा फ्लेवर की वैसी बोतल का चयन खास तौर पर करते हैं जिन्हें रिसाइकिल किया जा सके। राजा इस तरह से प्लास्टिक को इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे वक्त वक्त पर रिसाइकिल के लिए भेजा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही।